हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंजलि और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत की नदियाँ जो अरब सागर में गिरती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, तो उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं भारत की नदियाँ। तो सबसे पहले जानते हैं कि एस्चुरी और डेल्टा कहलाता क्या है, जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ बनाती हैं। तो जानते हैं पहले एस्चुरी कहलाता क्या है। तो एस्चुरी सागर तट पर स्थित आधा बंद खारे पानी का वह क्षेत्र जहाँ नदियाँ का ताज़ा पानी समुद्र के खारे पानी के साथ मिलता है। मतलब कि एक तीव्र ढाल से नदियाँ अपना सारा पानी समुद्र में विलीन कर देती हैं, उसे हम एस्चुरी कहते हैं। जैसे कि नर्मदा, ताप्ती, मांडवी नदी आदि एस्चुरी का निर्माण या फिर मतलब ज्वारनदमुख का निर्माण करती है। एस्चुरी को हिंदी में ज्वारनदमुख कहते हैं। मतलब कि ये नदियाँ तीव्र वेग के साथ अपना सारा पानी जो अरब सागर में विलीन कर देती हैं। एस्चुरी अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ बनाती हैं और डेल्टा बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ बनाती हैं। तो डेल्टा जानते हैं, डेल्टा क्या है। डेल्टा नदी जहाँ महासागर से मिलती है उस जगह नदी द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी के कारण नदी की धारा कई धाराओं में बट जाती है। उस त्रिभुजाकार क्षेत्र को डेल्टा कहा जाता है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ ये डेल्टा बनाती हैं। ये तीव्र गति से नहीं चलती हैं, ये स्लो चलती हैं और उसके बाद ये कई धाराओं में बट जाती हैं और बटने के कारण त्रिभुजाकार क्षेत्र का त्रिभुजाकार आकृति बनाती हैं, जिसे हम डेल्टा कहते हैं। डेल्टा उपजाऊ मिट्टी का निर्माण करते हैं। जैसे कि गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा डेल्टा का निर्माण करते हैं। ये आदि नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं। ये है एस्चुरी जो अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ बनाती हैं। अब ये जानते हैं कि अववाह तंत्र क्या है। अववाह तंत्र शब्द का एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है, जिसमें अलग अलग दिशाओं से छोटी धाराएं आकर एक मुख्य धारा मतलब मुख्य नदी का निर्माण करती हैं। यहाँ पर अलग अलग दिशाओं में जो छोटी धाराएं आती हैं वो मुख्य नदी की सहायक नदी कहलाती हैं। जैसे कि एक ये नदी निकली, उसमें ये अलग अलग धाराएं अलग अलग नदियाँ आकर मिल जाती हैं, उसे ही हम सहायक नदियाँ आकर मिल जाती हैं, उसे ही हम अववाह तंत्र कहते हैं। मतलब कि एक नदी में कई नदियाँ आकर मिल जाती हैं तो एक मुख्य धारा का निर्माण करती हैं, जिसे ही हम अववाह तंत्र कहते हैं। फिर जानते हैं भारत का अववाह तंत्र। तो एक है हिमालयी अववाह तंत्र और दूसरा है प्रायद्वीपीय अववाह तंत्र। ये हिमालयी अववाह तंत्र और दूसरा ये है प्रायद्वीपीय अववाह तंत्र। सबसे पहले हम हिमालयी अववाह तंत्र के बारे में समझते हैं। हिमालयी अववाह तंत्र जो सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र द्वारा बनाया जाता है। ये नदियाँ हिमालय से निकलती हैं, जैसे कि सिंधु नदी, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। तो प्रायद्वीपीय अववाह तंत्र में नर्मदा ये प्रायद्वीपीय पठार से निकलती हैं, जिसमें नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी आदि नदियाँ सम्मिलित हैं। सबसे पहले जानते हैं सिंधु नदी तंत्र। तो सिंधु नदी तंत्र के बारे में जानते हैं। सिंधु नदी 3 देशों से होकर बहती है, चीन, भारत और पाकिस्तान। ये यहाँ चीन से इसका उद्गम हुआ, भारत में प्रवेश की और फिर पाकिस्तान से जाकर फिर अरब सागर में मिल जाती है। तो चीन के तिब्बत स्थित मानसरोवर झील के निकट में इसका उद्गम होता है और उत्तर पश्चिम दिशा में बहती हुई ये नदी भारत के
भारत के लद्दाख के दमचोक के बाद भारत में प्रवेश करती है। आगे बहती हुई ये नदी गिलगित से होते हुए ये दर्देस्तान के पास पाकिस्तान में प्रवेश करती है और कराची के पूर्व से होते हुए अरब सागर में मिल जाती है। इस नदी की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। सिंधु नदी की फिर सिंधु नदी का भारत का जो लेह शहर है वह सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। सिंधु नदी के अरब सागर में मिलने से पहले इसमें 5 प्रमुख सहायक नदियां आकर मिल जाती हैं। तो सहायक नदी कौन सी? एक है झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज नदी। ये इसकी सहायक नदियां हैं। तो सबसे पहले चिनाब नदी के बारे में जानते हैं। चिनाब नदी ये सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसका उद्गम हिमाचल प्रदेश के केटू लारा दर्रे से होता है। हिमाचल प्रदेश में इस नदी का निर्माण 2 नदी चंद्रा और भागा नदियों से होता है। इसलिए वहाँ इसे चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। ये नदी पाकिस्तान में जाकर सिंधु नदी से मिल जाती है। सिंधु नदी में मिलने से पहले इसमें झेलम, रावी, सतलज और ब्यास नदी आकर मिलती हैं। फिर जानते हैं झेलम नदी के बारे में। झेलम नदी का उद्गम कश्मीर घाटी के बैरीनाग के निकट से होता है। ये नदी 170 किलोमीटर भारत पाकिस्तान सीमा का निर्माण करती हुई पाकिस्तान के झंग के निकट चिनाब नदी में मिल जाती है। फिर रावी नदी जो सिंधु की सहायक नदी है। ये नदी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलकर कश्मीर तथा पंजाब होते हुए पाकिस्तान के झंग के निकट चिनाब में मिल जाती है। फिर सतलज नदी। ये नदी तिब्बत के राक्षसताल से निकलती है और सिंधु नदी के समानांतर बहती हुई हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। आगे पंजाब होते हुए पाकिस्तान के बहावलपुर में चिनाब नदी में जाकर मिल जाती है सतलज नदी। ये भारत के मैप में दिख रहा होगा। चिनाब में मिलने से पहले इससे ब्यास नदी आकर मिलती है। फिर ब्यास नदी, ये वाली ब्यास नदी रोहतांग के दर्रे से निकली ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू घाटी में बहते हुए पंजाब के हरीके में सतलज नदी में मिल जाती है। हरीके क्षेत्र में जो हमने ब्यास और सतलज नदी के संगम की बात की, वहीं से देश की सबसे लंबी नहर इंदिरा नहर निकलती है, जो कि पंजाब और राजस्थान में होकर गुजरती है। राजस्थान में इसकी लंबाई सबसे अधिक 470 किलोमीटर है। पाकिस्तान के बहावलपुर में जब सतलज नदी चिनाब नदी से मिलती है, तब ये चिनाब में मिलकर पंचनद नदी का निर्माण करती है। मतलब सिंधु नदी में मिलने से पहले 45 किलोमीटर तक ये पांचों नदियां यहाँ एक होकर आगे बढ़ती हैं। सिंधु जल समझौता। पानी के वितरण के लिए 1960 में हुई भारत और पाकिस्तान के बीच हुई एक संधि। इस समझौते के अनुसार 3 पूर्वी नदियां जो कि हैं ब्यास, रावी और सतलुज का नियंत्रण भारत को तथा 3 पश्चिमी नदियां सिंधु, चिनाब और झेलम आदि का नियंत्रण पाकिस्तान को दिया। ये 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था कि 3 जो पूर्व नदियां हैं वो भारत को सौंपी गई और जो पश्चिम की 3 नदियां हैं वो पाकिस्तान को सौंपी गई। इनका नियंत्रण ये कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे गंगा नदी तंत्र के बारे में। आज हमने सिंधु नदी तंत्र के बारे में बात की है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।